अच्छा, वो बात करते हैं प्रोसीजर्स और मैक्रोज की इन असम्बली लैंग्वेज की। असम्बली लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजर और मैक्रोज क्या चीज़ होती हैं। तो प्रोसीजर को डिक्लेयर करने के लिए आप जो कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, वो आप प्रोक का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल करते हैं। इससे पीछे आपने इसकी नाम लिखना होता है और इससे आगे आपने इसकी टाइप लिखनी होती है और दरमियान में इसका प्रोसीजर आ जाता है, यानी कि जो भी आपने प्रोसीजर डिफाइन करना होता है। फिर रिटर्न की स्टेटमेंट आती है और एंड के ऊपर आपने अगेन प्रोसीजर का नाम लिखना होता है और एंड पी लिख देना होता है। ये जो हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई थी। इसके अंदर ये जो नाम है ये आपका यूज़र डिफाइन नाम होता है, यूज़र ने अपनी मर्जी से रखना होता है। प्रोसीजर का कीवर्ड है और इसके बाद जो टाइप है ये आपके पास ऑप्शनल होती है। ये टाइप आप लिखें या ना लिखें ये एक ही बात होती है। इसके बाद आपके पास कहते हैं जी द ऑप्शनल ऑपरेंड टाइप इज नियर और फार, मतलब टाइप के अंदर आप नियर लिखते हैं या फॉर लिखते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपके पास ऑप्शनल है। नियर लिखने का मतलब ये होता है कि आप इसको सेम सेगमेंट, जिस सेगमेंट में आपने इसको डिक्लेयर किया हुआ है उसी सेगमेंट के अंदर अगर आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो ठीक है। और फॉर जो होता है वो उसके लिए ये होता है कि आपने इसको डिफरेंट सेगमेंट के अंदर जो है वो कॉल आउट करना होता है, उसके लिए आप जो है वो फॉर लिखते हैं। और फिर ये अगर आपने मेन का प्रोसीजर इस्तेमाल किया ना, जिस तरह से आपके पास प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन एक होता था C++ के प्रोग्राम के अंदर, अगर आपने ये मेन का फंक्शन इस्तेमाल किया है तो मेन का प्रोसीजर अगर इस्तेमाल किया तो उसके अंदर भी ये जो रिटर्न की स्टेटमेंट होती है ये आपके पास ऑप्शनल होती है। ठीक होगी जी बात। हर प्रोसीजर के अंदर आपको ये लिखनी पड़ती है, लेकिन जो मेन प्रोसीजर होता है उसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपको ऑप्शनल मिलती है जी। फिर कहता है कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसीजर, प्रोसीजर के दरमियान आपने कम्युनिकेशन कैसे करनी होती है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोसीजर, असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स डू नॉट हैव पैरामीटर लिस्ट। वहां पे जब आप फंक्शंस वगैरह डिफाइन करवाते थे तो वहां पे आपने पैरामीटर लिस्ट प्रोवाइड करनी होती थी। अब यहाँ पर आपके पास कोई भी पैरामीटर लिस्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं होती। इसलिए जो है वो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोग्रामर जो है वो किस तरीके के साथ प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करता है। फिर आता है ये कॉल एंड रिटर्न स्टेटमेंट। कहता है जी किसी भी प्रोसीजर को इन्वोक करने के लिए जो है वो आप कॉल की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। दो तरीकों से कॉल की स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। एक को आप डायरेक्ट मेथड का नाम देते हैं और एक को आप इनडायरेक्ट मेथड का नाम देते हैं। जब आप डायरेक्ट मेथड के साथ प्रोसीजर को कॉल करेंगे उस वक्त आपका स्ट्रक्चर जो या सिंटैक्स होगा वो कॉल और उसके आगे उस प्रोसीजर का नेम आ जाएगा। और जब आप इसको इनडायरेक्ट तरीके के साथ कॉल आउट करेंगे तो वहां पे आप कॉल का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और आप अपने एड्रेस की एक्सप्रेशन दे देंगे, यानी कि जिस एड्रेस पे जाके आपने इसको कॉल आउट करना होगा। कहते हैं एग्जीक्यूटिंग द कॉल इंस्ट्रक्शन कॉजिंग द फॉलोइंग टू हैपन। जब आप कॉल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करेंगे इनमें से कुछ चीज़ें जो है वो आपकी अक्कर हो सकती हैं। पहले नंबर पे जी रिटर्न एड्रेस टू द कॉलिंग प्रोग्राम इज सेव्ड ऑन द स्टैक, दिस इज ऑफसेट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द कॉल स्टेटमेंट। तो पहले नंबर पे वो ये कह सकता है कि जो आपका रिटर्न एड्रेस है वो आपका स्टैक के अंदर जाके सेव हो जाता है। दूसरे नंबर पे कहता है जी IP गेट द ऑफसेट एड्रेस ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोसीजर, दिस ट्रांसफर कंट्रोल टू द प्रोसीजर। आपका जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो आपकी पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ले लेता है, ठीक है जी, और उसके बाद आपके प्रोसीजर को कंटिन्यू करना शुरू कर देता है। और कहता है जी जब आप व्हेन रिटर्न इज एग्जीक्यूटेड द टॉप ऑफ द स्टैक इज पॉप्ड इनटू द IP रजिस्टर। और जब आप रिटर्न की स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो स्टैक होगा IP रजिस्टर का जो स्टैक होगा वो आपका पॉप आउट हो जाता है। ठीक होगी बात। फिर आपके पास आता है जी मैक्रोज। मैक्रोज को आसान अल्फाज में यूं समझे जिस तरीके से हम फंक्शन इस्तेमाल करते थे ना असेंबली उसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर, इसी तरीके से सेम बिल्कुल फंक्शनैलिटी जो है वो माइक्रोज की होती है कि अगर आप कोई भी कोड या इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो वो आप बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, कहीं पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप एक दफ़ा उसको डिफाइन कर लेंगे और डिफाइन करने के बाद आप उसको जिस जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ती है आप वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में कहते हैं माइक्रोज इज अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट दैट हैज गिवन अ नेम। और फिर उसके अंदर वो बात करता है राइटिंग अ माइक्रो इज अनदर वे ऑफ इंश्योरिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन असेंबली लैंग्वेज। अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आपके पास ऐसी प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर आप अपने प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स या छोटे छोटे फंक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली तौर पे जो फंक्शंस वगैरह आपने डिफाइन आउट करने होते हैं ना, उसके लिए आप जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। नाज़म के अंदर जो आपने माइक्रो है वो माइक्रो के कीवर्ड से आपने स्टार्ट करना होता है, एंड माइक्रो के कीवर्ड से आपने इसको एंड करना होता है। ठीक हो गया। सिंटैक्स इसका आपको क्या मिलेगा। सिंटैक्स होता है जी मैक्रो का कीवर्ड आना है,
मैक्रो का नेम आपने लिखना है, इसके बाद मैक्रो का कीवर्ड आएगा D1 D2 D3 DN वगैरह। ये आपके पास डमी ऑप्शनल आर्गूमेंट होते हैं, ऑप्शनल आर्गूमेंट है, देना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ना सही। फिर इसके बाद आपकी स्टेटमेंट आती है और यहाँ पे एंड एम लिखते हैं या एंड मैक्रो लिखते हैं, दो चीजें आती हैं। ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज जो है वो आपका वेरी, आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर जो है वो आपका वेरी करता है। एंड एम लिखते हैं या एंड आप मैक्रो लिखते हैं। ठीक होगी जी बात। ये आपके पास था माइक्रो। इसके बाद आता है आपके पास असेंबली लैंग्वेज के अंदर स्टैक क्या चीज़ होती है। तो स्टैक के बारे में आपने डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि स्टैक आपके पास एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जो कि आपके पास लाइफो मेथड के तहत जो है वो काम करती है, उसको आप स्टैक का नाम देते हैं। कि स्टैक आपके पास एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर से आप डाटा को ऐड या रिमूव करते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। तो दो किस्म के ऑपरेशन आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, पुश का और पॉप का। स्टैक जो होगा वो आपके पास स्टैक सेगमेंट यानी कि जो एसएस रजिस्टर है उसके अंदर जो है वो लाई करता है। आपका एसपी रजिस्टर जो है वो आपके ऑफसेट को होल्ड करेगा और लास्ट एलिमेंट जो होता है वो आपका स्टैक के अंदर एडिट कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है टॉप ऑफ द स्टैक जो है वो आपका एडिट कर दिया जाता है। इफ़ द स्टैक वाज एलोकेटेड विद द डायरेक्टरी, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर डॉट स्टैक 100H लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपका स्टैक पॉइंटर जो होगा वो अनिशली तौर के ऊपर 100H एड्रेस के ऊपर जो है वो चला जाएगा। मतलब ये होगा कि आपका स्टैक जो होगा वो बिल्कुल एम्प्टी शो किया जा रहा होगा। फिर कहते हैं पुश सोर्स। पुश सोर्स का मतलब होता है आप इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करवा रहे होते हैं। तो जब आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं तो आपका स्टैक पॉइंटर जो है वो 2 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। पहले बाकी केसेस के अंदर 1 के साथ डिक्रीमेंट होता है, पुश के केस के अंदर ये 2 के साथ डिक्रीमेंट होगा। और कॉपी द कंटेंट ऑफ सोर्स इनटू द वर्ड एट एसएस और एसपी, यानी कि स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंटर रजिस्टर दोनों के साथ जो है वो आपके जो कंटेंट्स वगैरह हैं उसको कॉपी कर देगा। लिटिल एंडियन होता है लोअर एंड बाइट एट लोअर ऑफसेट हो जाएगा। एग्जाम्पल उसने दी हुई है मूव 6660 पुश ए एक्स। जब ये पुश ए एक्स को करेगा तो आपका जो एस पी है वो 2 वैल्यूओं के साथ जो है वो डिक्रीमेंट होगा। फिर मूव ए एक्स 005H, तो ये फिर आपका पुश कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एस पी जो है वो 4 के साथ डिक्रीमेंट हो जाएगा, 2 के लिए वो 006 के लिए और 2 के लिए वो 00A5 के लिए। फिर आप पॉप के साथ इस्तेमाल करते हैं इसको। तो जब आप पॉप की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे वहां पर आपका जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है वो इंक्रीमेंट बाय 2 होता है। मतलब पुश के अंदर डिक्रीमेंट बाय 2 होता है और पॉप के अंदर इंक्रीमेंट बाय 2 होता है। मतलब जो कि आपका वर्ड SSSP के अंदर पड़ा होता है वो आपका नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन वगैरह होती है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद आता है कि आपने असेंबली लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को कैसे हैंडल करना होता है। स्ट्रिंग बेसिकली तौर पे आपके पास सिंपल बाइट या वर्ड एरे होती है जिसके अंदर आपने अपना कोई ना कोई मैसेज वगैरह जो है वो सेव आउट करवाना होता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रिंग होता है वो आपके पास एज अ एरे जो है वो ट्रीट की जाती है। स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था, इसके ऊपर आपके पास डायरेक्शन फ्लैग जो है वो इफेक्ट करता है। इसका मकसद ये होता है बेसिकली तौर पे आपने क्या कि ये करना होता है, आपने चेक ये करना होता है कि आपका स्ट्रिंग जो है वो किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो प्रोसीड कर रहा है, कहाँ पे आपका स्ट्रिंग जो है वो प्रोसीड कर रहा है। तो इसके ऑपरेशन के अंदर आपके पास SI और DX, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, दो रजिस्टर जो होते हैं वो जो है वो इफेक्ट करते हैं। अगर आपके पास DF की वैल्यू 0 होती है तो सोर्स और डेस्टिनेशन जो है वो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चलते हैं, और अगर आपके पास ये DF होगा तो ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर जो है वो चलेंगे।
और जब आप डीबग विंडो की बात करते हैं तो DF जो है वो ज़ीरो हो तो इसका मतलब ये है कि आपका UP और DF जो है वो बाय 1 जो है वो डाउन चले जाता है। इसी तरीके से अगर आपने स्ट्रिंग को ख़त्म करना होता है और डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू को आपने क्लियर करवाना हो तो आप CLD की कमांड इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू को सेट करना होता है तो आप STD की जो कमांड है वो फॉलो करते हैं। कहता ये है जी, अब आपके पास दो इंस्ट्रक्शन है, मूव SB और मूव SW। SB जो होता है वो बाइट के लिए इस्तेमाल होता है और SW जो है वो आपके पास वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर ये है कि आपने स्ट्रिंग्स के अंदर अगर कोई वैल्यू जो है वो मूव आउट करनी होती है तो उसके लिए आपने क्या सीन करना होता है। इट इज़ अ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डेट इन्वॉल्व द ES, ठीक हो गया। मूव ओनली अ सिंगल बाइट फ्रॉम सोर्स स्ट्रिंग टू द डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। डॉट डाटा, डाटा सेक्शन के अंदर आपने सिर्फ वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं। स्ट्रिंग G1 DB हेलो और स्ट्रिंग G2 DB5 डिप, और ये आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया, मतलब इसके अंदर जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो इंसर्ट होनी होती है। बाकी ये आपका मेन प्रोसीजर है। आपने ये अपने डाटा नाम के वैल्यू को वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, AX की वैल्यू DX के अंदर मूव की है, फिर AX की वैल्यू ES के अंदर मूव हुई है, फिर आपने LEA S1 स्ट्रिंग G1 का जो इफेक्टिव एड्रेस है ना वो आपने सोर्स इंडेक्स रजिस्टर जो है उसके अंदर लोड करवाया है, और जो G2 है, स्ट्रिंग G2 है, इसका एड्रेस जो है वो आपने डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है उसके अंदर लोड कराया इस दो इंस्ट्रक्शन की मदद से। उसके बाद आपने क्या काम किया, CLD करके क्लियर किया, और पहली बाइट जो है मूव SB आपने लिखा तो वो पहली बाइट जो है वो इसके अंदर शिफ्ट हो गई। फिर आपने अगेन मूव SB लिखा तो जो दूसरी बाइट थी वो इसके अंदर शिफ्ट हो गई। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपने पूरे का पूरा स्ट्रिंग जो है वो मूव आउट करवाना है तो उसके लिए पहले आपको अपना जो काउंटर रजिस्टर होगा उसको टोटल नंबर ऑफ बाइट के साथ जो कि आपके सोर्स स्ट्रिंग के अंदर पड़ी होंगी उसके साथ आपने पहले इनिशियलाइज करवाना होगा, और फिर आपने जो है वो मूव रिपीट मूव SB, और उसके बाद जो है वो फिर आपने मूव SW की जो कमांड होगी वो इस्तेमाल करनी होगी पूरे के पूरे स्ट्रिंग को जो है वो मूव आउट करने के लिए। लेकिन इससे पहले आपने अपने काउंटर रजिस्टर जो है उसको इनिशियलाइज करवाना होगा। फिर आपके पास आती है STO SB और STO SW। STO SB जो है ये आपके पास स्टोर स्ट्रिंग बाइट होती है, और STO SW जो है ये आपके पास स्टोर स्ट्रिंग वर्ड होता है। बिल्कुल सेम वही चीज़ है, उसी तरीके से चल रही है। इफ़ यू वांट टू फिल अ स्ट्रिंग, यानी कि अगर आप अपनी स्ट्रिंग को किसी वैल्यू के साथ फिल करना चाहते हैं या आप यूज़र से कोई वैल्यू इंटर करवाना चाहते हैं तो फिर आपने STO SB या STO SW का जो है वो सहारा लेना होगा। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग G1 DW जो है वो मैंने इनिशियलाइज करवाई है, और यहाँ पर आके इसका एड्रेस जो है वो D1 के अंदर DI के अंदर जो है वो लोड करवा दिया हुआ है। और यहाँ पे ये देखें मूव AL, वी फर्स्ट मूव द वैल्यू AL, यानी कि इसको AL के अंदर मूव किया, और STO SB लिखा है, यहाँ पर पहली बाइट मूव होगी। और अगर मैं वर्ड मूव करना चाहता हूँ तो वर्ड के लिए मुझे फिर STO SW का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। मतलब यूजर से जब आपने डिफाइन करवानी होगी वैल्यू उसके लिए आपने STO SB या STO SW का सहारा लेना होगा। फिर है लोड SB और लोड SW, इसका मतलब होता है लोड स्ट्रिंग बाइट और लोड स्ट्रिंग वर्ड। अब इसके अंदर लोड स्ट्रिंग बाइट या लोड स्ट्रिंग वर्ड इंस्ट्रक्शन है जी। मूव द बाइट एड्रेस बाय DSSI इनटू AL, मतलब DSSI इंडेक्स से ये AL अकोमोडेटर रजिस्टर में मूव करेगी। SI इंक्रीमेंट करेगा अगर DF की वैल्यू 0 होगी, और डिक्रीमेंट करेगा अगर DF की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 होगी। यहाँ पे दो किस्म के स्ट्रिंग आपने, एक स्ट्रिंग आपने लिया है ABC डॉलर साइन के साथ, और ये आपने CLD लिखा है लोड स्ट्रिंग SB, तो ये आपने पहली बाइट इसके अंदर लोड करवाई स्ट्रिंग G के अंदर, फिर लोड SB आपने दूसरी बाइट मूव करवाई, और अगर आप पूरे का पूरा वर्ड लोड करवाना चाहते हैं तो आपने लोड SW लिख देना है। इसके बाद है जी SCASB, इसका मतलब होता है स्कैन स्ट्रिंग बाइट। इसमें वर्ड नहीं है, स्कैन स्ट्रिंग बाइट है। मतलब आप एक एक बाइट को अगर स्कैन करवाना चाहते हैं, रीड आउट करवाना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या काम करना होगा, इसके लिए आपने करना है जी यूज द एग्जामिन द स्ट्रिंग फॉर अ टारगेट बाइट। द टारगेट बाइट इज इन AL, जिस जगह पे आप इसको
स्कैन आउट करवाना चाहते हैं वो बाइट आपकी AL रजिस्टर के अंदर सेव होगी। इसकी वजह से आपका जो है वो ज़ीरो फ्लैग जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। अगर आपको वो बाइट मिल जाती है तो ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर वो वैल्यू नहीं मिलती तो आपके पास ज़ीरो फ्लैग की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर जो है वो इस इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर जो है वो इंक्रीमेंट किया जाएगा अगर DF की वैल्यू 0 होती है, और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर डिक्रीमेंट किया जाएगा अगर DF की वैल्यू जो है वो 1 होती है। फिर आ गया स्कैन वर्ल्ड आ गया। जब आपने स्कैन वर्ल्ड इस्तेमाल करना है उसके अंदर भी आपके पास ज़ीरो फ्लैग जो है वो इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे DI जो है डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है वो 2 के साथ इंक्रीमेंट करेगा। बाइट के केस के अंदर 1 के साथ इंक्रीमेंट कर रहा है, और यहाँ पर 2 के साथ इंक्रीमेंट कर रहा है, और उसी तरीके से आपका डायरेक्शन फ्लैग जो है वो इफेक्ट करेगा इसके साथ। फिर आता है जी स्कैन SB और स्कैन SW। ये बिल्कुल उसी तरीके से उसने इस्तेमाल किया हुआ। स्ट्रिंग DB इस्तेमाल करने के बाद उसने उसका लोड किया, इफेक्टिव एड्रेस लोड किया है, और ये उसने लिखा हुआ है स्कैन SB। कहता है जी इफ वी वांट टू ट्रवर्स होल स्ट्रिंग देन CX इज इनिशियलाइज्ड विद द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग एंड वी यूज द इंस्ट्रक्शन रिप नेम स्कैन SB। मतलब वो ये कहता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपने अपने पूरे के पूरे स्ट्रिंग को जो है वो आपने ट्रवर्स करवाना, उस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को आपने ट्रवर्स करवाना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपने अपना जो काउंटर रजिस्टर होगा उस काउंटर रजिस्टर्स को आपने इनिशियलाइज करवाना है जितने भी आपके स्ट्रिंग के अंदर टोटल करैक्टर होंगे उसके साथ, और फिर आपने जो है वो रिप नेम SCAB सब की कमांड जो है वो आपने फॉलो करनी होगी। ये आपके पास इसने नॉर्मल रूटीन के अंदर इस्तेमाल होने के लिए कमांड दे दी है मूव SB। ठीक है, वर्ड को करना है तो मूव SB, स्टोर के लिए STO, लोड के लिए लोड, और स्कैन के लिए स्कैन। सोर्स भी दे दिए उसने और डेस्टिनेशन भी दे दिए कि किसके साथ कौन सा रजिस्टर जो है वो आपके पास अफेक्ट होता है और कौन सा रजिस्टर जो है वो आपके पास इफेक्ट नहीं होता जी।